Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 3, the Indus Valley Civilization. बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन को दो और नामों से जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. बेटा जो रिवर सिंधु थी उसी को कौन सी रिवर कहते हैं? इंडस रिवर. ठीक है, सिंधु नदी को ही क्या कहते हैं? इंडस रिवर. तो इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है वो इसी नदी के बैंक पर, किनारों पर बसी हुई थी. अब क्वेश्चन आता है कि भाई फिर हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा वो पहली सिटी थी जो हमें एक्सकवेशन में मिली. जब इंडस वैली पर एक्सकवेशन से स्टार्ट हुए तो हमें जो पहली सिटी मिली उसका नाम क्या था? हड़प्पा. इसीलिए इसे क्या भी कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है बेटा, तो ये जो अजय भैया हैं ये अपने स्कूल में 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन हमने भी पढ़ लिया है ना बेटा, चैप्टर 1 और 2. तो अजय भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि भाई 2 ऐसी सिविलाइजेशन जो हमारे इंडिया में नहीं थी उन्हें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, है ना. दोनों ही रिवर वैली सिविलाइजेशन थी. अब अजय जी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन इंडिया में भी थी क्या? तो अपने टीचर के पास जाता है अगेन क्वेश्चन लेके कि मैम मुझे बताओ, क्या हमारे इंडिया में भी ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी? तो टीचर उसे बताती है, हाँ बेटा हाँ, हमारे इंडिया में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये भी रिवर वैली सिविलाइजेशन थी. किसकी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की. अब हम इस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही पढ़ेंगे. तो अजय जी आपको थोड़ा सा और इस रिगार्ड में पता चल जाएगा. तो बेटा जो हमारे हिस्टोरियंस हैं और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इतिहासकार जो हमारे हैं और जो पुरातत्व विभाग से जो लोग हैं, है ना, तो उन दोनों का ही मानना ये है, उन दोनों का ही बिलीव ये है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कितनी पुरानी है? 4,500 साल पुरानी. हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हमारे हिस्टोरियंस इस बात पर विश्वास करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? 4,500 साल पुरानी. तो बेटा हिस्टोरियंस को क्या कहते हैं हिंदी में? इतिहासकार. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद. इन दोनों ने क्या बताया हमें ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? 4,500 साल पुरानी है. पर अब ये बात गलत साबित होती है क्योंकि अब भी रिसेंट में जो एक्सकवेशंस हुए हैं, खुदाई हुई है, डिगिंग हुई है, उसमें हमें ये पता चला है कि ये सिविलाइजेशन मात्र 4,500 साल पुरानी नहीं है, ये लगभग 8,000 साल पुरानी है. तो जो रीसेंट एक्सकवेशंस हुए हैं भिराना हरियाणा में, हरियाणा के भिराना में जो एक्सकवेशंस हुए हैं उससे हमें पता चला है, क्या पता चला है? हमें एक फैक्ट पता चला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये 8,000 साल पुरानी है. अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो भिराना जो है ये ओल्डेस्ट इंडस वैली की साइट है. ऐसा माना जाता है इंडस वैली की सबसे पुरानी साइट जो हमें मिली है वो भिराना ही है, जो कितनी पुरानी है? 8,000 साल पुरानी है ना. तो इससे पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन मात्र 4,500 नहीं 8,000 साल पुरानी है. अब मेन साइट्स की बात करेंगे बेटा. इस सिविलाइजेशन में मेन साइट्स कौन सी मिली? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये अर्लीस्ट साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की. पर प्रेजेंट की बात करें तो अब सबसे पुरानी कौन सी हो गई है? भिराना. पर सबसे पहले हमें क्या मिला? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो. सबसे पहले हमने इनको डिस्कवर किया. इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें बिलीव हो गया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये रिस्ट्रिक्टेड है एक छोटे से एरिया में जो रिवर इंडस के आसपास है. जब हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सिविलाइजेशन बहुत बड़ी नहीं होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी, छोटी सी होगी, स्मॉल एरिया में होगी, रिवर इंडस के आसपास होगी. पर जो लेटर एक्सकवेशंस हुए, बाद में जो डिगिंग हुई, खुदाई हुई, उसने ये रिवील किया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, फार एंड वाइड. ठीक है,
मतलब ये छोटी सी एरिया में बसी हुई सिविलाइजेशन नहीं थी, इसका स्प्रेड तो फार एंड वाइड था। अब हम वो सारी प्लेसेस को देखेंगे जहाँ रिमेन्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इस कैटेगराइजेशन पे ध्यान ना दें, है ना, कि ये सारी साइट पाकिस्तान में होंगी, ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भिराना हमारे हरियाणा में है, रोपर हमारे पंजाब में है। हाँ, ये तीनों जरूर पाकिस्तान में है, ठीक है। कोडिजी, अमरी, छन हुदड़ो ये पाकिस्तान में है, रोपर पंजाब में है, हमारे इंडिया वाले पंजाब में, और भिराना हमारे हरियाणा में है। ऐसे ही यहाँ पर इन सबको मिलाकर हरियाणा लिखा है, ये भी गलत है, क्योंकि लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मीठा थाल, राखी गढ़ी और बनावली ये जरूर हरियाणा में मिल सकते हैं। फिर यहाँ बेटा सबके लिए लिखा है गुजरात, जबकि ये गुजरात में नहीं है, है ना। जैसे ढोलावीरा तो गुजरात में है, पर सुख्ता गेंदोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो सुख्ता गेंदोर पाकिस्तान का हो गया, ढोलावीरा गुजरात का हो गया। तो इस कैटेगराइजेशन पे आप मत ध्यान दो कि ये सब गुजरात में। आप तो बस इतना याद रख लो कि ये 15 इंडस वैली की साइट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये सिविलाइजेशन एक छोटे एरिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, बहुत फैला हुआ था। क्लियर है। तो बेटा जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस थे, इन्होंने हमें रिवील किया, बताया कि कितनी बड़ी एक्सटेंट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये नॉर्थ में जम्मू से स्टार्ट होती थी, तो कहाँ तक थी, नर्मदा रिवर तक थी, है ना। नर्मदा रिवर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर मध्य प्रदेश तक ये सिविलाइजेशन थी, मतलब जम्मू नॉर्थ में और साउथ में कहाँ तक, नर्मदा रिवर तक, ठीक है। और अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये वेस्ट में मकरान कोस्ट जो कहाँ का है, बलूचिस्तान का है, मतलब पाकिस्तान का है, वहाँ से मेरठ के आलमगीरपुर जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ तक था। तो अगर वेस्ट में पूछा जाए तो मकरान कोस्ट बलूचिस्तान पाकिस्तान का, मेरठ आलमगीरपुर नॉर्थ ईस्ट का। तो आ रही है बात समझ में। नॉर्थ में जम्मू है, साउथ में नर्मदा रिवर है, वेस्ट में मकरान कोस्ट है और ईस्ट में आलमगीरपुर है। बेटा ये तो मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों रखा गया, क्योंकि ये सिचुएटेड है बैंक्स पर। किसके बैंक पर, रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। और इंडस रिवर को ही हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी। तो ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे, मतलब इंडस नदी के किनारे बसी हुई है, उसकी ट्रिब्यूटरीज पे बसी हुई है, जैसे व्यास, झेलम, चेनाब, रावी, है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वॉज ऑल्सो नियर द रिवर वैली दैट द वेरी फर्स्ट साइट, जो पहली साइट हमें मिली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ मिली, नदी के किनारे ही मिली। तो बेटा जब एक्सकवेशन शुरू हुए तो शुरुआत की जो दो साइट थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हमें किसके पास में ही बिल्कुल मिली है, रिवर वैली के पास में मिली है ना। चलिए आगे चलो। क्योंकि हड़प्पा वो फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर की गई एक्सकवेशन में, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई बात समझ में। एक नाम इसलिए दिया गया कि उसी नदी के किनारे पर बसी हुई थी पूरी सभ्यता, तो क्या दे दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। दूसरा नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहली सिटी हमें एक्सकवेशन में मिली थी वो थी हड़प्पा, हड़प्पा। अब यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, माउंट ऑफ द डेड। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम, मृतकों का टीला, एक माउंट ऐसा जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी डेड बॉडीज हैं, है ना। चलिए आगे। अब हम सोर्सेस की बात करेंगे कि भाई ये जो चैप्टर पूरा लिखा गया तो कहीं ना कहीं से तो कोई सोर्स लिया होगा बेटा। हम हवा में तो कहानियाँ नहीं लिख देते हैं हिस्ट्री में,
कोई ना कोई सोर्स होता है, वो रिटर्न सोर्स हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, है ना, जिसके बेसिस पे हम लिखते हैं हिस्ट्री को। तो क्या सोर्सेस रहे होंगे, है ना, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे उन्होंने बहुत हेल्प की हमको किसके इतिहास को लिखने में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में या लिखने में। फिर से ध्यान से सुनो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ने हमें मदद की इतिहास को वापस से लिखने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में। किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कुछ जो सोर्सेस थे वो थी ग्रेनरीज, बड़े बड़े अनाज के भंडारण थे, जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, गोडाउन्स बनाते हैं जहाँ पर हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही बड़े बड़े गोडाउन्स, ग्रेनरीज कहाँ पर भी थी, मोहनजोदड़ो में थी, है ना, जो कि कहाँ पर था, हड़प्पा में। जो बड़ी ग्रेनरीज मिली है कहाँ मिली, हड़प्पा में। ग्रेट पाथ ये कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह भी हमें मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, स्टैच्यूज मिले हैं, सील मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, मटके बर्तन मिले हैं, सील्स मिली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं ना। अटेम्प्ट्स ऐसे किए कि हम इनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर कर पाए, समझ पाए, हम अंडरस्टैंड कर पाए इनकी लिपि को, इनकी स्क्रिप्ट को, जो लिखने का तरीका है उसको। पर बेटा आज तक हमारा हर अटेम्प्ट फेल हुआ है, अब तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को, ठीक है। Until we do that, much will remain unknown to us. जब तक हम स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाएंगे, आपको क्या लगता है, क्या हम अननोन को जान पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अननोन ही रहेंगी। कब तक, जब तक हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं सीख जाते। बेटा अब हम टाइम को डिस्कस करेंगे, पीरियड को डिस्कस करेंगे कि सिविलाइजेशन एक्चुअल में कब एग्जिस्ट करती थी। तो ये अंदाज़ा लगाया है, ये एस्टिमेट हमने लगाया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कब एग्जिस्ट करती होगी, कब रही होगी, 2500 BCE एंड 1500 BCE, इस बीच में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ये रफली वही टाइम है जब दूसरी सिविलाइजेशन भी फ्लरिश कर रही थी, जैसे मेसोपोटामियन, इजिप्ट और चाइना, ठीक है। ऐसा एस्टिमेट लगाया गया कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में सिविलाइजेशन होगी, है ना। और ये रफली वही टाइम था, वही सेम टाइम था जब मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में सिविलाइजेशंस फ्लरिश कर रही थी। पर जैसा कि अभी हमने पढ़ा बेटा कि जब भिराना में एक्सकवेशंस हुए तो हमें पता चला कि ये सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी है। तो जो न्यूअर फाइंडिंग्स हुई हैं उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला है, हमें ये सजेस्ट किया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी ओल्ड है, पुरानी है। मतलब समझ में आ गया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी पुरानी है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। पढ़ेंगे मेन फीचर्स। तो क्या है मेन फीचर्स, अट्रैक्टिंग फीचर्स और फैसिनेटिंग फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग, इन लोगों ने टाउन्स को इतना प्लान करके बनाया था, प्रॉपर तरीके से रोड बनाई थी, प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तुम लोगों को टुवर्ड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या कहोगे, वेल प्लान सिटीज़। टाउन को बहुत प्लान करके बनाया गया था। तो जो मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्ड में वो है वेल प्लान सिटीज़। जो टाउन प्लानिंग की गई थी हड़प्पन सिटीज़ में वो आज की मॉडर्न सिटीज़ से कंपैरेबल है, इवन इनसे भी अच्छी हैं। हमारी तो जो मॉडर्न सिटीज़ बनती हैं उनमें हम देखते हैं एक दो बारिश के बाद क्या हाल होता है ना। तो हमारी आज की मॉडर्न सिटीज़ भी उतनी प्रॉपरली प्लान नहीं है जितनी हड़प्पन सिटीज़ प्लान थी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत तेज़ बारिश जब हो जाती है तो कभी बेसमेंट में पानी भर रहा है, कभी रोड ब्लॉक हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं।
पर ऐसा सच उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ड्रेनेज सिस्टम था सिटीज़ का वो रिमार्केबल था, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन टिल डेट इन मेनी ऑफ द सिटीज़ वी फाउंड ओपन ड्रेनेज। हमारे इटारसी की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में इटारसी है, इटारसी में आज भी आपको ओपन नालियाँ देखने को मिल जाएंगी। इवन कुछ तो इतने बड़े बड़े नाले टाइप हैं, बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, वो भी ओपन है। अगर कोई बच्चा उसमें गिर जाए ना तो देखिए भी ना, इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, पर उन्हें भी कवर करने की ज़रूरत हमने महसूस नहीं की अब तक हमारी नगर पालिका ने। पर उस टाइम में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। आ रही है बात समझ में? ऐसा क्या खास था टाउन प्लानिंग में, तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रीट को डिस्कस करेंगे। तो फॉलोइंग फीचर्स थे स्ट्रीट के, कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पहले जो मेन रोड्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती थी। जो मेन रोड्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती थी। बेटा जो पूरा टाउन था ना ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में या ग्रिड्स में डिवाइड होता था। कैसे? अभी हमने देखा ना, जो मेन रोड थी वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी और इनको इंटरसेक्ट करती थी स्मॉलर स्ट्रीट्स, और वो भी किस में? 90 डिग्री के एंगल में। इतना साफ सुथरा प्लान सब इन लोगों ने किया था। तो टाउन को डिवाइड कर दिया जाता था रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और ग्रिड्स में। जो स्मॉलर स्ट्रीट्स होती थी वो इंटरसेक्ट करती थी मेन रोड पे राइट एंगल में। ये यूनिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नो एविडेंस ऑफ दिस ग्रिड सिस्टम इज फाउंड इन अदर सिविलाइजेशन। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़कर हम और भी किसी सिविलाइजेशन की बात कर लें, भले वो हुआंग हो सिविलाइजेशन हो, मतलब चाइना की सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन हो, है ना, या यूफ्रेटिस टिग्रिस रिवर पे बनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, कहीं पर भी हमें ग्रिड सिस्टम देखने को नहीं मिलता। कोई एविडेंस ग्रिड सिस्टम के नहीं मिले हैं, तो ग्रिड सिस्टम कहाँ ही देखने को मिला है? सिर्फ हमारी सिविलाइजेशन में। नो एविडेंस ऑफ दिस ग्रिड सिस्टम इज फाउंड इन अदर सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला है। तो ये यूनिक फीचर है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो रोड्स होती थी वो वाइड होती थी। दे वर एटलीस्ट 8 to 10 मीटर्स। जो रोड होती थी उनकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी थी, 8 से 10 मीटर तक। कुछ रोड 8 की होंगी, कुछ 9 की, कुछ 10 की, है ना। चले आगे। जो रोड्स होती थी वो कर्व्ड होती थी कॉर्नर्स पे। जैसे गाड़ी को टर्न लेना हो, किसी कर्ट को टर्न करना हो, तो ऐसे कर्व में इजीली टर्न हो जाता है ना। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो कार्ट टर्न नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी रोड्स थी वो कर्व्ड थी। कहाँ से? कॉर्नर्स से। पॉसिबली फॉर द ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ हैवी कार्ट्स। बड़े बड़े कार्ट्स होते हैं, हैवी कार्ट्स होते हैं, उनके मूवमेंट को थोड़ा सा ईजी करने के लिए रोड्स को कर्व करके बनाया होगा। तो सोचो इसमें भी दिमाग लगता ही है। बेटा जो रोड्स थी वो लाइन थी, दोनों साइड में स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए थे। जैसे आज हम रोड पे जाते हैं तो लैंप लगे होते हैं ना दोनों साइड, उस टाइम पे ऐसे ही था। पूरी रोड्स लाइन थी और आसपास में लैंप्स लगे हुए थे। अब हम बात करेंगे हाउसेस की। तो कुछ फीचर्स जो थे घरों के इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, जो घर होते थे वो बनाए गए थे रोड के दोनों साइड पे। जैसे ये रोड है तो इस साइड भी घर बने होते थे और इस साइड भी घर बने होते थे। सेकेंड, घरों को बनाने के लिए और दूसरी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? पहले आपने मिट्टी की ऐसे ईंट बना ली और इन ईंटों को एक भट्टे में, एक क्लिन में बहुत तेज आंच पर पका लिया। ठीक है, क्लेन्स भट्टे आप लोगों ने देखे होंगे। तो बहुत गुड क्वालिटी बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे घर और दूसरी बिल्डिंग्स। जो घर थे वो डिफरेंट साइजेस के थे। ठीक है, बहुत ऑफनली, मतलब प्रायः हमने देखा कि 2 और मोर स्टोरीज होती थी। घर अलग अलग साइजेस के थे, कुछ 2 स्टोरी थे, कुछ और उससे भी ज़्यादा स्टोरी के थे, 3 स्टोरी होंगे। तो आज जैसे हम बोलते हैं कि सबके घर अलग अलग साइज़ के बने हैं, वैसे ही उस टाइम में भी था। हाउसेज वर ऑफ डिफरेंट साइजेस। कई बार 2 स्टोरी थी या 2 से ज़्यादा स्टोरी भी थी। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बनाया जाता था घर के सेंटर में। मतलब ये कोर्टयार्ड है और यहाँ पर इस तरीके से रूम्स बने होते थे। ठीक है, ऑल द रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड।
मतलब ये जैसे घर के सेंटर में कोर्टयार्ड है और सारे रूम इस कोर्टयार्ड के आसपास ही बनाए जाते थे, है ना। सारे के सारे जो घर थे सिटीज़ में इस सिविलाइजेशन के, सबके पास अपना कोर्टयार्ड था और बाथरूम था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी घर थे ना, उन सबका अपना कोर्टयार्ड था, अपना बाथरूम था। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। तो बेटा जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, ठीक है। ये शो करता है कि जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के या हड़प्पन सिटीज़ के, वो बहुत कॉन्शियस थे इस बात को लेकर के कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है। वो हेल्थ को, सैनिटेशन को बहुत सीरियसली देखते थे, ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम ओपन होगा तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उससे, है ना। तो ये लोग इतने समझदार थे बेटा कि इन्होंने सारे ड्रेनेज सिस्टम को कैसे कर रखा था, क्लोज। मतलब हेल्थ और सैनिटेशन के बीच के रिलेशन को ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे। कुछ फीचर्स जो थे ड्रेनेज सिस्टम के वो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट बेटा जो घरों का पानी होता था ना, वो बह करके स्ट्रीट्स में आ जाता था और स्ट्रीट्स में क्या थे, ड्रेन्स, मतलब गलियों में नालियाँ थी, उसके थ्रू वो पानी निकल जाता था, ठीक है। तो जो घर थे उनका पानी स्ट्रीट्स में आएगा, स्ट्रीट्स में उसे मिलेंगे नालियाँ, नालियों के थ्रू वो बह जाएगा। जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड होते थे, ठीक है, विथ ईदर ब्रिक्स और स्टोन स्लेब्स। सिल्ला होती है ना, सिल्ला सुनी होगी आपने, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर शेप के। तो ऐसे स्टोन स्लेब से या तो वो ड्रेनेज सिस्टम कवर होता था या ईंट से कवर होता था, ब्रिक्स से कवर होता था, पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम ओपन नहीं था, सारे कवर्ड ही थे। तो जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड होते थे, चाहो तो आप ईंट से कवर कर लो, चाहो तो बड़े बड़े स्टोन स्लेब से कवर कर लो। हम लोगों ने हमारे बचपन में तो स्टोन स्लेब्स बहुत देखे हैं बेटा, इतनी बड़ी बड़ी सिल्लाएँ देखी हैं। जो ड्रेन्स होते थे उनका मेन होल होता था, ड्रेन्स में बहुत सारे मेन होल्स होते थे। ये ड्रेन है, यहाँ पर एक मेन होल होगा, फिर दूसरा मेन होल होगा। तो ड्रेन्स में बहुत सारे मेन होल्स होते थे और ये होल्स क्यों बनाए जाते थे, जिससे पीरियोडिकली टाइम टू टाइम ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन किया जा सके, है ना, लॉगिंग ना हो, चोक ना आए। तो जो ड्रेन्स थे उनमें मेन होल्स होते थे, ये हेल्प करते थे लोगों को ड्रेन्स को रेगुलरली क्लीन करने में, नालियों की सफाई करने में। ये जो मेन होल्स थे इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था। अब हम पढ़ेंगे सिटाडल को, लोअर टाउन को। तो जो हड़प्पन सिटीज़ थी ना बेटा, वो डिवाइड होती थी दो मेन पार्ट में, एक होता था सिटाडल, दूसरा होता था लोअर टाउन। पूरी हड़प्पन सिटीज़ डिवाइड होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो थी वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो तीन पार्ट में डिवाइडेड थे, वो एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम इतना पढ़ लेते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, सिटाडल एंड लोअर टाउन। कौन से दो पार्ट, सिटाडल एंड लोअर टाउन। बेटा यहाँ देखो तुम्हें समझ में आएगा, ये जो हाई एरिया है इसे बोलते थे सिटाडल और ये जो लोअर एरिया है इसे कहते थे लोअर टाउन। मतलब एक अपलिफ्टेड एरिया होता था हर सिटी में, उसे कहते थे सिटाडल, और एक था लोअर टाउन। अब हम पढ़ेंगे बेटा सिटाडल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी। मेरी बात सुनो, एक एरिया था जो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था और एक लोअर टाउन था। रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बने एरिया को हम क्या कहते थे, सिटाडल। तो सिटाडल में बनी हुई थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो बिल्डिंग थी वो थी ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी जो थी उसमें दो रोज थी, किसकी, 6 ग्रेनरीज की, ठीक है। दो रो होंगी किसकी, 6 ग्रेनरीज की, ईच इन द सिटी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की हर सिटी में ग्रेट ग्रेनरी हमें देखने को मिली है। 2 रोज होती थी और हर रो में कितनी ग्रेनरी होती थी, 6। ग्रेनरीज क्या होती, जहाँ हम भंडारण का काम करते हैं, अनाज को सेफ रखते हैं, ग्रेन्स को सेफ रखते हैं। और बेटा ये ग्रेनरी क्यों बनाई होंगी, ये बड़े बड़े भंडारण क्यों बनाए होंगे, बड़े बड़े भंडार गृह क्यों बनाए होंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि जो सरप्लस फूड ग्रेन्स होती होंगी, जैसे अनाज की ज़रूरत 90 क्विंटल्स की है और आपने प्रोड्यूस किया है 120 क्विंटल्स, तो ये जो सरप्लस है 30 क्विंटल्स का, इसको सेफ रखने के लिए होता होगा।
ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेट ग्रेनरी। हड़प्पा की सिटी में ग्रेट ग्रेनरीज मिलती थी। ये जो ग्रेनरीज होती थी इनका यूज़ हम करते थे हमारी सरप्लस बची हुई जो ज़्यादा ग्रेन्स है उसे स्टोर करने के लिए। ठीक है, कि भाई कभी फ्लड बाढ़ आ जाए, कभी फैमाइन आ जाए, है ना, अकाल पड़ जाए, भुखमरी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस टाइम में खाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हो, तो इसके लिए हम अनाज को भंडार मतलब स्टोर करके रख देते थे। ये रिवर के पास में ही बनाए गए थे। दीज वर बिल्ट नियर रिवर, जिससे कि आप ग्रेन्स को इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए थ्रू बोट्स। ये जो ग्रेनरीज थी ये रिवर बैंक्स पे ही बनाई गई थी, सो दैट दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू बोट्स, और बोट का यूज़ करके इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया गया था ग्रेनरीज के आसपास। आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म था ये ग्रेन्स की थ्रेसिंग के लिए होता होगा। थ्रेसिंग का मतलब पता है ना आपको, जैसे कोई वीट है तो वीट ये होता है, वीट के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम हिंदी में कुसी कहते हैं। इस कवर से वीट को अलग करना कौन सा काम होता है, थ्रेसिंग का। तो ये जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया होगा ये किसके लिए बनाया होगा, ग्रेन की थ्रेसिंग के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक बड़ा सा पत्थर होता है उसमें हम जो गेहूं काटते हैं उसको ऐसे पटकते हैं बार बार, जिससे क्या होता है गेहूं अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। 2 रूम क्वार्टर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड नियर बाय। और बेटा उसी ग्रेनरी के पास हमें 2 रूम के क्वार्टर्स भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेसिडेंशियल क्वार्टर्स होंगे। भाई ग्रेनरी में काम करने वाले जो मजदूर होंगे, लेबर होंगे, वो इन क्वार्टर्स में रहते होंगे। द फर्नांसिस ऑफ द मेटल वर्कर हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड हेयर। और यहीं पे बड़े बड़े फर्नांसिस भी मिले हैं। तो फर्नांसिस में काम कौन करते थे बेटा, मेटल वर्कर, क्योंकि किसी भी मेटल में जब हम काम करते हैं, भले वो लोहा हो, कॉपर हो, मतलब लोहा हो, तांबा हो, आयरन हो, कॉपर हो, उसके ऊपर काम करने के लिए आपको उसको 1 डिग्री तक गर्म करना होता है, तभी तो उसकी स्लरी बनती है और आप उसको मनचाहा फॉर्म देते हो। ठंडे लोहे को आप क्या किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, तो आपको लोहे को गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के लिए क्या थे, फर्नांसिस। तो जो मेटल वर्कर्स थे, जो मेटल में काम करते थे, भले वो कॉपर में काम करते हो, आयरन में काम करते हो या किसी और मेटल में काम करते हो, तो उनके लिए बड़े बड़े फर्नांसिस भी हमें यहाँ मिले हैं। बेटा एक बहुत बड़ी ग्रेनरी हमें मोहनजोदड़ो में भी मिली है और इसका काम भी क्या ही था, ग्रेन्स को स्टोर करके रखना है। ये है ग्रेट ग्रेनरी। ये दिख रही है 2 रो, एक रो दूसरी रो, और हर रो में कितनी ग्रेनरी थी, 6। हम डिस्कस करेंगे ग्रेट बाथ को। द ग्रेट बाथ, तो जो ग्रेट बाथ है बेटा ये बहुत ही स्पेक्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे आज का स्विमिंग पूल होता है वैसे ही ये ग्रेट बाथ भी था। कहाँ पर सिचुएटेड है बेटा, ये मोहनजोदड़ो में सिचुएटेड है। अब बेटा आप लोगों को रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का तो मतलब पता ही होगा ना, है ना, जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, है ना, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ये। स्पेक्टिकुलर क्यों बोला है, क्योंकि बहुत भव्य है, शानदार है, और सिचुएटेड कहाँ पर है बेटा, ये मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदारो में। ये बेक्ड ब्रिक से बना हुआ, पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। ये वाटर टाइट है। अब स्विमिंग पूल की तरह है तो वाटर टाइट होना तो ज़रूरी है ना, नहीं तो हम पानी डालते जाएंगे और पानी बाहर निकलता जाएगा। ऐसा ऐसे चाहिए क्या हमको, नहीं, हमें पानी इसके अंदर स्टोर हो, एक ऐसा टैंक चाहिए, इसीलिए इसे कैसा बनाया गया था, वाटर टाइट। इट वॉज लाइन विथ लेयर ऑफ बिट्यूमिन और टार। इसके अंदर बिट्यूमिन या टार की एक लेयर बनाई गई होगी जो एडेसिव का काम करती होगी, है ना, ईंटों को इस तरीके से उसने चिपका दिया होगा। उस लेयर ने एक ऐसी परत बना दी होगी जिससे पानी बाहर ना निकले। 6 वेज थे इस बात के अंदर जाने के लिए। सपोज करो ये रेक्टेंगुलर बात है तो 6 रास्ते थे इसमें एंटर होने के। ठीक है, मैंने अब तक तो 2 ही पढ़े हैं बेटा, 6 वेज टू एंटर द बात नहीं पढ़े, 2 पढ़े हैं, एक इधर से एक इधर से। देखते हैं, पता नहीं, हाँ चलो।
तो क्या लिखा है, देयर वर 6 वेज टू एंटर द बाथ, बाथ में आने के लिए 6 वेज 6 रास्ते थे नॉर्थ और साउथ एंड पर। तो यहाँ पर स्टेप्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसे ये बात है तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी इस बाथ में अंदर आने के लिए। ठीक है, देयर वर स्टेप्स मेड फ्रॉम ब्रिक, ईंट से बनी हुई स्टेप्स थी जिससे आप टैंक के बॉटम तक जा सकते थे। जो टैंक था वो एक ड्रेन से कनेक्टेड था, जिससे एक बारिश के पानी को यूज़ करने या किसी सेरेमनी पे, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, या और भी कोई डे ये लोग जो सेलिब्रेट करते होंगे, उस दिन सारे लोग नहाते होंगे और उसके बाद पूरे पानी को ड्रेन कर देते होंगे, है ना, एम्प्टी कर देते होंगे टैंक को। यूज टू एम्प्टी द वाटर फ्रॉम द टैंक, टैंक को पूरा खाली कर दिया जाता होगा। जो ग्रेट बात था वो हम मान सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेशल ओकेजन पे बाथिंग के लिए यूज़ होता होगा। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं ना, हमारी नानियाँ दादियाँ कहती हैं आज अमावस्या है, चलो नर्मदा नहाते हैं, गंगा नहाते हैं, आज पूर्णिमा है, लाइक दैट। सो ग्रेट बात एक बार फिर से मैं बताती हूँ, ये बहुत ही स्पेक्टिकुलर भव्य है ना, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप का है, स्विमिंग पूल की तरह है जैसे आज के होते हैं सिटीज़ में। और है कहाँ पर, ये मोहनजोदड़ो में। ये बेक ब्रिक से बना हुआ है, बिट्यूमिन जो एक नेचुरल टार है उसकी एक लेयर बिछी हुई है जिससे पानी अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। 6 वेज हैं इसमें अंदर आने के, नॉर्थ और साउथ के साइड से। तो क्या भी हैं, सीढ़ियाँ हैं जो बॉटम तक लेके जाती हैं। जो टैंक है बेटा वो ड्रेन से प्रॉपरली कनेक्ट है जिससे हम पानी को टाइम टू टाइम खाली कर दें। और जो ग्रेट बात है वो प्रोबेबली इसका यूज़ किया जाता होगा स्पेशल ओकेजन पे बात करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर को, जो है असेंबली हॉल। तो बेटा जो असेंबली हॉल था वो भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ लोग असेंबल होते हैं। तो जो असेंबली हॉल था ना बेटा, वो भी हमें कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ये वो हॉल है जहाँ पर लोग असेंबल होते थे, एक साथ मिलते थे। इसमें 20 स्क्वायर ब्रिक पिलर्स हैं जो अरेंज है 4 रोज में, 4 रो हैं, है ना, और उनमें स्क्वायर ब्रिक पिलर्स हैं। इट वॉज परहैप्स, ऐसा माना जाता है यहाँ पर शायद लोग मिलते होंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। तो असेंबली हॉल को आप ये भी मान सकते हो कि यहाँ लोग प्रार्थना करने के लिए आते होंगे। दूसरा, आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह होती होंगी, लोग इसलिए आते होंगे, है ना, कि कहाँ कुआं बनवाना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा, रोड्स कहाँ बने, जो भी कुछ उनके इंपॉर्टेंट मैटर रहते होंगे उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आते होंगे। So students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. ये assembly hall है बेटा ना।